नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। चुनाव का मौसम आते ही एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा हावी हो गया है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एक एक कर तमाम दल और तमाम बड़े नेता जातीय जनगणना कराने की मांग करने लगे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार मुखर होकर कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की कौन कहे, अब बीजेपी के साथ ही चुनावी मौसम में पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में अब वो नेता भी शामिल हो गए हैं जो बीजेपी के अहम सहयोगी हैं और तो और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। यानी पीएम मोदी के सहयोगी भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर अब राहुल और अखिलेश के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। आखिर कैसे बिहार से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक के बड़े नेता जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, यह रिपोर्ट देखिए। लगभग एक साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी, जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है एग्जैक्ट ट्राइबल कितने हैं, एग्जैक्ट शेड्यूल कास्ट कितने हैं, एग्जैक्ट ओबीसी कितने हैं, एग्जैक्ट माइनॉरिटी कितनी है, अलग अलग जो भी ओपन कैटेगरी हुए एक दफा होना चाहिए। इंडिया की डिमांड, बीजेपी के सहयोगी आए साथ। चिराग, अजीत और अनुप्रिया इंडिया के सुर में सुर मिलाया। जातीय जनगणना पर रात होकर रहेगा अब की बार। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा। जातीय जनगणना आज की तारीख में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा आधार बन गया, सियासत का कोर एजेंडा बन चुका है। जातियों की गिनती देश का बिग फैक्टर बन चुका है, या फिर यूं कह लीजिए कि जाति देश में चुनाव जीतने का एक ऐसा फॉर्मूला बन चुका है जिसका कोई तोड़ नहीं। तभी तो जो बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले से कहते आ रहे हैं, वही बात अब बीजेपी की तमाम सहयोगी पार्टियां भी पुरजोर तरीके से करने लगी। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह से पिछले कई महीनों से आक्रामक हैं, मोदी सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है उसका असर धीरे धीरे होने लगा है। केंद्र की मोदी सरकार में शामिल सहयोगी दलों के नेता भी अब इंडिया गठबंधन के नेताओं के मानो सुर में सुर मिलाते जा रहे हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को ही देख लीजिए। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में शामिल है, पीएम मोदी के गुड लिस्ट में भी आते हैं। लेकिन बात जब जातीय जनगणना की आई तो उन्होंने ये कहकर अपने ही सरकार के टेंशन बढ़ा दी कि हाँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। ऐसा कहकर चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की उस मांग को और बल दे दिया है, जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव में उठा रखा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चिराग की लाइन बीजेपी से कैसे अलग हो रही? क्या चिराग को वोटों का समीकरण एनडीए से अलग लाइन लेने के लिए मजबूर कर रहा है या फिर कोई और वजह?
दरअसल चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोर वोटर पासवान समाज के लोग हैं। पासवान वोट बैंक बिहार में करीब 5.31% के करीब है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चिराग पहली बार किसी मुद्दे पर बीजेपी या फिर मोदी सरकार से अलग रुख अपनाए हुए। चिराग पासवान इससे पहले आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के स्टैंड के खिलाफ रहे, विपक्ष के भारत बंद का समर्थन किया, लेटरल एंट्री पर भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाया, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी बीजेपी के दूसरे सहयोगी दलों से चिराग अलग अंदाज में दिखे। दरअसल चिराग पासवान को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि बिना किसी दूसरे वर्ग के समर्थन के सिर्फ पासवान वोटों के सहारे कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि हालिया लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के सीटों में कमी आई और समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों के प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, तो सियासी मौसम को भाप कर चिराग पासवान कहीं धीरे धीरे अपना स्टैंड तो नहीं बदल रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी के साथ शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार चला रही। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार डिप्टी सीएम की भूमिका में, यानी अजित पवार भी एनडीए का अहम हिस्सा है। लेकिन जातीय जनगणना के मामले में अजित पवार की राय इंडिया गठबंधन की जैसी ही। अजित पवार भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, जिससे ये पता चल सके कि किस जाति के कितने लोग हैं। एक दफा होने दो, क्योंकि 75 साल हो गए करीबन हम स्वतंत्र होने के बाद, तो एग्जैक्ट ट्राइबल कितने हैं, एग्जैक्ट शेड्यूल कास्ट कितने हैं, एग्जैक्ट ओबीसी कितने हैं, एग्जैक्ट माइनॉरिटी कितनी है, अलग अलग जो भी ओपन कैटेगरी हुए, एक दफा होना चाहिए। क्योंकि बार बार लोग कोई भी नया मुद्दा उठाते, हम इतने हैं, हमें इतना मिलना ही चाहिए, कि फिर प्रेशर आ जाता है, फिर समझ में नहीं आता। कोई भी गवर्नमेंट चलाता होगा उसको भी तकलीफ हो जाती है। इसीलिए मेरा कहना है कि एक दफा होना ही चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने, सभी दल अपने अपने हिसाब से जोर आजमाइश कर रहे। सभी पार्टियां जातियों के हिसाब से अपना अपना फॉर्मूला सेट कर रही। एक आकलन के मुताबिक महाराष्ट्र में रिजर्व कैटेगरी में आने वाले ओबीसी की आबादी तकरीबन 38%, वहीं 10.5% के करीब दलित और 9% के आसपास अनुसूचित जनजाति है। जबकि मौजूदा वक्त में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आने वाले मराठा समुदाय की जनसंख्या प्रदेश में लगभग 26% है। और इन तमाम जातियों पर सभी सियासी दलों की नजर टिकी हुई, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण और जातीय जनगणना का मसला उठाया है, उसका असर नतीजों पर भी दिखा। प्रदेश की 48 में से 30 सीट जहां इंडिया गठबंधन को मिली, वहीं एनडीए के हिस्से में महज 17 सीटें आई। पार्टी वाइज नतीजा देखें तो एनडीए में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के खाते में महज 9 सीटें आई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 7 सीट जीतने में सफल रही। वहीं अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें महज 1 सीट पर ही जीत मिली। जबकि महादेव जानकर की राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 सीट पर लड़ी थी, लेकिन जीत नहीं पाई। वहीं इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 13 सीट जीतकर महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से वापसी कर चुकी। शरद पवार की एनसीपी शरद 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट अपने नाम किया। इंडिया ब्लॉक में शामिल शरद पवार पहले से ही जाति जनगणना की मांग करते आए हैं। ऐसे में अजित पवार ने कास्ट सेंसस की मांग कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। एक तो ये चाचा से अलग होने के बाद अजित पवार से मराठा वोटर दूर चले गए हैं। ऐसे में उन्हें अन्य जातियों को अपने पाले में लाना है। दूसरा ये कि चाचा के पास यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने का विकल्प बचा रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक के समझौते के मुताबिक शिवसेना और एनसीपी जहां बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शरद कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चुनाव मैदान में उतरने वाली। ऐसे में अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस जाति में किस सियासी दल ने अपनी कितनी पैठ जमाई। लेकिन जातीय जनगणना की मांग कर अजित पवार ने अपने सहयोगी और मोदी सरकार की चिंता जरूर बढ़ा रखी। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के 2 अहम सहयोगी जातीय जनगणना क्यों कराना चाह रहे हैं? इसके पीछे की असल रणनीति क्या है? चिराग पासवान और अजित पवार ने
पीटीआई को एक इंटरव्यू में जातीय जनगणना का समर्थन किया है कि सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी हो। इसके पीछे की रणनीति है अपनी जातीय गोलबंदी को मजबूत करना और अपनी जो स्वीकारिता है, खास करके एक वैसे समाज में जो समाज को वो मानते हैं कि पिछड़ा है, दलित है, तो उस समाज में अपनी राजनीतिक ताकत को ये मजबूत करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। अब चलते हैं यूपी में अपना दल सोनेलाल बीजेपी के सबसे अहम और लगभग परमानेंट सहयोगी। इस पार्टी की कमान इस वक्त अनुप्रिया पटेल संभाल रही। 2014 से लेकर अब तक 5 बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ गठबंधन कर लड़ चुकी। मोदी सरकार के तीनों ही टर्म में मंत्री पद मिला है। मौजूदा वक्त में भी अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री। लेकिन जातीय जनगणना के मसले पर अनुप्रिया पटेल की राय अपनी सरकार यानी बीजेपी से काफी जुदा है। अनुप्रिया पटेल भी देशव्यापी जातीय जनगणना की वकालत कर रही हैं। सुनिए। हमारी पार्टी निरंतर जातीय जनगणना की बात कर रही है। सही कर रही है, गलत कर रही है? क्या जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां और देश में हजारों वर्षों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। इससे पहले अनुप्रिया पटेल जातिगत जनगणना की वकालत करने के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित एक अलग से मंत्रालय की भी मांग कर चुकी। दरअसल जिस तरह से जातीय जनगणना के मुद्दे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव हर सार्वजनिक मंच से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी संसद से लेकर हर चुनावी भाषण तक आक्रामक हैं। ऐसे में यूपी के अपना दल जैसे राजनीतिक दलों को अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर भी सताने लगा है, वो भी उस वक्त जब अखिलेश यादव इस मुद्दे के साथ साथ ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार के एक और अहम सहयोगी हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में अपने प्रदेश में जातीय जनगणना कराकर दिखा चुके हैं। हालांकि जातीय जनगणना कराने और उसकी रिपोर्ट जारी करने के दिनों में वो एनडीए के साथ न होकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। तब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी उनके साथ हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ है। नीतीश कुमार भी कई दफे खुलकर देशव्यापी जातीय जनगणना की भी मांग कर चुके हैं। हम लोगों ने बिहार के सारे पार्टी के लोग 10 पार्टी के लोग एकजुट होकर के, और आप जानते हैं बिहार में पहले से भी विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है, और इसलिए इस बार एक बार आकर के हम लोगों ने मिलकर के अपनी बात रखी है, अनुरोध किया है। अब ये जो कोर्ट का मामला है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई हैं, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए। हम लोग तो यही चाहेंगे। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना कराने के कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आ गए। जेडीयू का गठबंधन भले ही अलग हो गया हो, लेकिन कास्ट सेंसर के मसले पर पार्टी की राय लगभग अब भी बरकरार तो है, लेकिन साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर भी हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। दरअसल जातीय जनगणना का असल मकसद आरक्षण है। कास्ट सेंसस कराने पर जोर देने वाले नेताओं का तर्क भी यही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
और ये सब होता है वोट बैंक के लिए। देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिसका आधार वोट बैंक जाति पर निर्भर करता है। कई क्षेत्रीय दलों की नींव ही जातियों के आधार पर पड़ी है। चिराग पासवान का आधार दलित वोट बैंक। नीतीश कुमार खुद ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी में आने वाली कुर्मी और कई जातियां इनका वोट बैंक। लालू यादव ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। बिहार में यादव समेत कई ओबीसी जातियां इनके साथ रहती हैं। यूपी में अखिलेश यादव ओबीसी का बड़ा चेहरा। प्रदेश में यादवों और कुछ दलित जातियों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। यूपी की अनुप्रिया पटेल ओबीसी बिरादरी से आती हैं और पटेल जातियों की वोट पर पकड़ रखती है। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार मराठा समाज से आते हैं और इनका भी अपना वोट बैंक है। ऐसे में कोई भी नेता अपना वोट बैंक खोना नहीं चाहता, क्योंकि यही उनकी जीत का एकमात्र हथियार है। समग्र विपक्ष ने जाति जनगणना को लोकसभा चुनाव के पहले से ही एक बड़ा मुद्दा बनाया है। चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी हो या कई और क्षेत्रीय पार्टियां, इनकी मांग रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी तैयारियों में लगी है और ये कभी भी जाति जनगणना का फैसला ले सकती है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस वक्त किस राज्य में आरक्षण का दायरा कितना है। महाराष्ट्र में इस वक्त ईडब्ल्यूएस कोटा समेत रिजर्व कैटेगरी की जातियों के लिए 62% आरक्षण की सीमा तय है। वहीं बिहार में यह दायरा 60%, राजस्थान में 64%, हरियाणा में 60%, पंजाब में 60%, पश्चिम बंगाल में 55%, तेलंगाना में 50%, गुजरात में 59%, केरल में 60% और तमिलनाडु में 69% आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि आरक्षण का ये दायरा पुरानी जनगणना के आधार पर ही तय किया गया है। ऐसे में जाहिर है कि जब नए सिरे से जातीय जनगणना होगी तो आरक्षण का भी दायरा बढ़ेगा, और यही बात इंडिया गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है, और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। देश में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। इसका मकसद अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बताया जाता है। माना जाता है कि जातिगत जनगणना अलग अलग जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देकर इस संबंध में सरकार को पॉलिसी बनाने में मदद कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार का तर्क है ये संभव नहीं। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में हासिल किए गए जातिगत आंकड़ों को जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं। माना जाता है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर ये है कि इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के परंपरागत हिंदू वोट बैंक में भी इससे बिखराव आ सकता है। विपक्ष मजबूती के साथ इस सवाल को उठा रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और उस जातीय जनगणना को आप सार्वजनिक कीजिए। जिसकी जितनी आबादी की बात कर रही है विपक्ष, तो उनके अनुसार नीतियां बननी चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी ये कह करके अपने को किनारे कर ले रहे हैं कि हमारे लिए इस देश की सबसे बड़ी जाति गरीब है, और गरीबों की जाति की समझ हमें है। गरीबों की जाति का आंकड़ा हम जरूर इकट्ठा करेंगे, गरीबों तक योजनाएं हम जरूर पहुंचाएंगे। तो विपक्ष तो जाति जनगणना की बात कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत ही, जिसको कहते हैं कि रणनीतिक तरीके से इसको किनारे कर देते हैं। अब जरा जातीय जनगणना का इतिहास भी जान लीजिए।
देश में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना करने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी के बाद देश में जब साल 1951 में पहली बार जनगणना हुई तो उसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से